सक्सेना के लिए ज़मीन नहीं फटती थी कि वो इसमें समा जाए। इसके आला अफसरान ने सिवाय बराह रास्त गाली देने के इसे सब कुछ कह डाला था। मिस जीन के कत्ल को रॉ ने ठंडे पेटों नहीं लिया था। वो माही बेआब की तरह तड़प रहे थे। आमिर की तलाश में वो शिकारी कुत्तों की तरह हर तरफ फैल गए थे, लेकिन आमिर था कहाँ जो इनके हाथ आता। इंस्पेक्टर मुंगिया ने एक माह इंतजार किया। वो बदले की आग में जल रहा था। मिस जीन इसकी हरकारी ही नहीं, इसकी महबूबा भी थी, और ये ख्याल कि वो मर चुकी है, इसे आमिर ने कत्ल कर दिया है, इसे पागल किए दे रहा था। वो जीन के कत्ल का बदला लेने के लिए बावला हुआ जाता था। अगर आमिर हाथ नहीं लग रहा था तो क्या, इसका बाप, भाई, माँ, बहन सब ही तो दिल्ली में मौजूद थे। लेकिन कबाहत ये थी कि सरकारी दरबार में अपनी असर व रसूख की वजह से वो लोग इनके ऑफ द रिकॉर्ड जुल्म व शर का निशाना इतनी आसानी से नहीं बन सकते थे। फिर वो क्या करे, अपने अंदर दहकते ज्वालामुखी को कैसे ठंडा करे। और आज यही सवाल लेकर वो सक्सेना के सामने खड़ा था। सर, आखिर मुझे फ्री हैंड देने का मतलब क्या है? इसने जिंदगी में पहली मर्तबा तलखी से दरियाफ्त किया था। मोंगिया बहुत हो चुका, गो अहेड। सक्सेना ने, जो थोड़ी देर पहले ही कश्मीर में होने वाले एक बम धमाके में आमिर का हाथ होने की खबर पर डांट खा कर वापस आया था, मोंगिया को वाकई फ्री हैंड दे दिया। सर, मैं वादा करता हूँ कि मर जाऊंगा, लेकिन आपकी इज्जत पर हरफ नहीं आने दूंगा। मोंगिया ने दोनों पाँव की एड़ियां जमाते हुए कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं रही मोंगिया, बस एतमाद वाले आदमी साथ रखना। ये मामला मुझ तक ही महदूद रहे। अगर हम ऊपर वालों के चक्कर में पड़ गए तो शायद वो कुछ तजब्जब का मुजाहरा करें, शायद ऐसा करने की इजाज़त ही न दें। लेकिन अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसे श्रीनगर के पहाड़ों से उतार कर दिल्ली के जहन्नम कदे तक लाने के लिए ऐसी कोई इतला इसके कानों तक पहुंचाना ज़रूरी है। सक्सेना ने सिगरेट का तवील कस लेकर धुएं के मरगोले बनाते हुए कहा, अब आप बेफिक्र हो जाएं सर, मैं वो कुछ कर दूंगा जिसके बाद वो पागलों की तरह भागता हुआ यहाँ आएगा। मोंगिया के होंठों पर हल्की सी जहरीली मुस्कुराहट थी। गुड लक मोंगिया, सक्सेना ने कहा। ये इसके वहाँ से रुखसत होने का इशारा भी था। आसिफा के लिए आमिर का अचानक ही गायब हो जाना बड़ा परेशान कुन था। वो तो यूं अक्सर 3-3, 4-4 रोज़ के लिए गायब हो जाया करता था, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए इसका गायब होना कम अज़ कम आसिफा के लिए बड़ा परेशान कुन था। हैरत की बात तो ये थी कि इसके बाप को अपने बेटे की इतनी फिक्र नहीं थी। अरे आ जाएगा, कहीं गुलछड़े उड़ा रहा होगा। एक रोज़ जब इसने अपने बाबा जान से जिद करते हुए आमिर की तलाश के लिए कहा तो उन्होंने पाइप की राख झाड़ते हुए सिर्फ इस एक फिक्रे पर इक्तफा किया था। आसिफा को आमिर के किरदार से मुतल्लिक कोई खुशफहमी नहीं थी, लेकिन जब से कश्मीरी मुजाहिद की आमद इनके घर हुई थी और आमिर ने इसका तारुफ करवाया था, और इसके बाद से इसने आमिर की सरगर्मियों में कुछ तब्दीली ज़रूर नोट की थी, जिसने इसे इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया था कि शायद इसके भाई को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमा दी है। आसिफा का दिल रह रह कर एक ही बात कहता था कि फरीदा को ज़रूर इस बात का इल्म होगा कि वो कहाँ है। वो जानती थी कि इसका भाई फरीदा से मुतल्लिक क्या जज्बात रखता है, और इस ख़ानदान में शायद फरीदा वो वाहिद ऐसी हस्ती थी जिस पर वो एतमाद भी कर सकता था। उस रोज़ आसिफा ने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि फरीदा से पूछ कर रहेगी कि अचानक फरीदा की आमद हो गई। दोनों ने मामूल के मुताबिक पहले रिवायती किस्म की गुफ्तगू की, जिसके बाद आसिफा ने अचानक ही इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, फरीदा, हम दोनों में खून के रिश्ते से ज़्यादा एतमाद का रिश्ता भी है और शायद नज़रियात भी। हाँ, मुझे इससे कब इनकार है भाई, लेकिन अचानक ये याद दिलाने की ज़रूरत क्यों आ गई? फरीदा ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। फरीदा, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि तुम्हें मुझे आमिर के मुतल्लिक बताना चाहिए था कि क्या मैं इस काबिल नहीं रह गई कि इसने जानबूझकर ज़ूमाइनी सी बात कहकर फ़िक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। फरीदा यकदम चौंकी। इसने यही गुमान किया कि शायद किसी हवाले से आसिफा को इस बात का इल्म हो चुका है, या फिर आमिर ने खुद इससे राब्ता करके इसे बता दिया है। नहीं आसिफा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुम पर वालिदैन से ज़्यादा एतमाद है। मुजाहिदीन के साथ तुम्हारी नज़रियाती वाबस्तगी मुझसे कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन मैंने न जाने क्यों बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरी ख्वाहिश थी कि आमिर खुद ही तुमसे राब्ता करके तुम्हें सब कुछ बताता। इसने बड़ी सादगी से ये बात तस्लीम कर ली कि इसे आमिर की सरगर्मियों का इल्म है, गोया आपको पहले से इतला थी। आसिफा ने इसे मज़ीद पक्का करते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि जिहाद पर जाने से पहले आमिर ने मुझे एतमाद में लेकर सब कुछ बता दिया था। फरीदा ने बड़े फ़ख्र से इकरार किया और इस सादगी में सब कुछ आसिफा से गोशगुजार कर दिया।
دوران گفتگو فریدہ محسوس نہ کر سکی کہ آصفہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اور جیسے ہی اس کی بات مکمل ہوئی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ فریدہ کے کاندھوں سے لگی بچوں کی طرح رونے لگی۔ فریدہ نے اسے تسلی دے کر نارمل ہونے کو کہا۔ اس نے آصفہ سے درخواست کی تھی کہ وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھے۔ اگر گھر میں کسی کو بھی علم ہوگا کہ انہیں عامر کی سرگرمیوں کا علم ہے تو بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ جہنم میں جائیں گھر والے۔ فریدہ، مجھے تو یہ دکھ کھائے جا رہا ہے کہ بھیا نے مجھے اس قابل کیوں نہ جانا کہ مجھے خود بتا کر جاتے۔ آخر تو انہیں میرے نظریات کا علم تھا ہی۔ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا آصفہ، کاش تم نے آخری لمحات میں اسے دیکھا ہوتا۔ اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی، وہ تو کسی اور ہی دنیا کا مکین لگتا تھا۔ فریدہ نے اسے بتایا۔ اللہ میرے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کاش میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ احساس تفاخر سے آصفہ نے کہا۔ اس واقعے کے تیسرے ہی روز آصفہ کے نام عامر کا خط آ گیا تھا۔ یہ خط اس نے سری نگر سے لکھا تھا، جو مجاہدین نے بڑے محفوظ طریقے سے آصفہ تک پہنچایا تھا، کیونکہ انہیں علم نہیں تھا کہ را نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس روز آصفہ اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ کناٹ پیلس شاپنگ کرنے گئی تھی، جب ایک دکان سے باہر آتے ہوئے ایک نوجوان نے بڑی آہستگی سے اس کا نام لے کر اسے اس طرح مخاطب کیا تھا کہ کسی اور کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ آصفہ بہن، کوئی سوال نہ کرنا، یہ عامر کا خط ہے تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے آصفہ کو ایک خط تھمایا اور جس طرح چھلاوے کی طرح دکھائی دیا تھا اسی طرح غائب ہو گیا۔ آصفہ نے بھی ایک لمحے کے توقف کے بغیر خط اپنے پرس میں منتقل کر لیا اور پھر گھر پہنچنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر کھولا تھا۔ عامر نے لکھا تھا، پیاری بہن، مجھے علم ہے تمہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ اپنی خاندانی روایات کے برعکس تمہارے اس گناہ گار بھائی نے جہاد کا رستہ اختیار کیا ہے اور میں اس وقت اپنے مرکز سے لکھ رہا ہوں۔ پیاری بہن، اپنے پاگل پن میں تم جذباتی ہو کر کبھی کبھی جو باتیں کیا کرتی تھی وہ یہاں آ کر سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ کشمیر کے مرغزاروں سے اٹھنے والی یہ تحریک اب یہاں نہیں ٹھہرے گی اور اس کا سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مسلم انڈیا کا خواب ہماری زندگی میں نہیں تو ہمارے بعد کی نسل ضرور تعبیر میں ڈھلتا دیکھے گی۔ میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اس راستے میں شہادت نصیب ہو جائے، اس طرح کم از کم ہم اپنے بزرگوں کے گناہوں کا کچھ کفارہ تو ادا کر جائیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اگر مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ سے میری بخشش اور شہادت کی قبولیت کی دعا کرنا اور فریدہ کا خیال رکھنا، تمہارا بھائی عامر خان۔ اب تک درجنوں مرتبہ آصفہ نے اس خط کو پڑھا اور چوم چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ساری زندگی وہ اپنے بزرگوں کے جن کارناموں پر پچھتاوے کا شکار رہا کرتی تھی، آج اپنے بھائی کے خط نے وہ احساس گناہ جیسے دھو ڈالا تھا۔ اب وہ خود پر فخر کر سکتی تھی کہ وہ ایک مجاہد کی بہن ہے۔ اس نے فوراً ہی فون کر کے فریدہ کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سہیلی، اپنی بہن اور اپنے بھائی کی محبوبہ کو اس خوشی میں برابر کا حصہ دار بنانا چاہتی تھی۔ فون پر اس نے فریدہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے گھر کے تمام ٹیلی فون را بگ کر رہی ہے اور ان پر ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ فریدہ بھی جان گئی تھی کہ ضرور کوئی اہم بات ہے، تب ہی اس نے فون پر کچھ نہیں بتایا بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسے گھر بلایا تھا۔ فریدہ گھر پہنچی تو آصفہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی روئیں روئیں سے مسرت کے فوارے ابل رہے تھے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے عامر کی چٹھی چوم کر فریدہ کے ہاتھ بڑھائی۔ فریدہ نے بھی بے قراری سے اسے متعدد بار پڑھا، ایک ایک لفظ کو اس کی مکمل معنونیت کے ساتھ محسوس کیا۔ اسے خط کی سطر سطر سے عامر کی خوشبو پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس چھوٹی سی تحریر کے پس منظر سے عامر کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، پُر نور اور بدلا ہوا چہرہ، ایک مجاہد کا چہرہ۔ اس کا بدلہ روپ دیکھنے کے لیے تو فریدہ نے قیامت تک انتظار کرنے کی ٹھان لی تھی، اور عامر نے کتنی جلدی اسے سچ کر دکھایا تھا۔ مجھے تمہاری محبت پر فخر ہے عامر، اس نے دل ہی دل میں کہا اور احترام سے خط دوبارہ طے کر کے آصفہ کو لوٹا دیا۔ معمول کے مطابق آج بھی آصفہ یونیورسٹی جانے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ اسے علم ہوا کہ آج صبح صبح اس کی ممی ڈرائیور کے ساتھ کہیں چلی گئی ہیں اور اب اسے ٹیکسی کے ذریعے یونیورسٹی جانا ہوگا۔ پہلے تو اس کا جی چاہا کہ آج چھٹی کر لے، لیکن یونیورسٹی کے ایک مباحثے میں اس کی شرکت ضروری تھی اور وہاں بہت سے لوگ اس کے منتظر تھے۔ بادل نخواستہ اس نے اپنے ایک نوکر کو بھیج کر ٹیکسی منگوائی اور اس میں سوار ہو کر چل پڑی۔ آصفہ نوٹ نہ کر سکی کہ اس کے گھر سے نکلتے ہی ایک کار اور جیپ اس کے تعاقب میں لگ گئی تھی۔ یہ انسپکٹر مونگیا اور اس کے ساتھی تھے۔ ان لوگوں کے تعاقب کا انداز ایسا تھا کہ ان کے شکار کو شک نہیں گزر سکتا تھا۔ کبھی کار آگے ہوتی اور جیپ پیچھے، اور کبھی جیپ پیچھے اور کار آگے۔
आसफा की टैक्सी एक सुनसान सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी जब अचानक इसके पीछे आने वाली जीप तेजी से आगे निकल गई। इसके साथ ही इसकी अगली सीट पर बैठे इंस्पेक्टर मुंगिया ने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकने का इशारा किया। टैक्सी ड्राइवर शायद अक्लमंद था, जिसने बजाय घबराने के सड़क के एक किनारे पर गाड़ी खड़ी कर दी। क्या बात है, रुक क्यों गए? आसफा ने कदरे परेशानी से इसे पूछा। मैडम, ये शायद पुलिस के लोग हैं, उन्होंने गाड़ी रोकी है। आप जानते हैं आजकल बहुत सख्त चेकिंग हो रही है, ड्राइवर ने बड़े एहतराम से जवाब दिया। वो क्या बकवास है, तुम चलो, मैं देख लूंगी इन्हें। आसफा का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा था। इसे समझ आ रही थी कि इसकी टैक्सी को क्यों रोका गया था, लेकिन इसके पास सिवाय इंतज़ार करो और देखो के और कोई चारा नहीं था। जीप से अब एक नौजवान उतरकर इस तरफ आ रहा था। कागज़ दिखाओ अपने, इसने छूटते ही ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी के डैशबोर्ड से कागजात निकाले और इसकी तरफ बढ़ा दिए। इधर आ जाओ, मजिस्ट्रेट साहब स्पेशल चेकिंग कर रहे हैं। इसने ड्राइवर को जीप की तरफ जाने का इशारा किया और खुद टैक्सी की पिछली सीट पर सहमी हुई आसफा के नज़दीक बैठ गई। इसने ड्राइवर को जीप की तरफ जाने का इशारा किया और खुद टैक्सी की पिछली सीट पर सहमी हुई आसफा के नज़दीक पहुंच गया। माफ़ कीजिएगा मैडम, आपको जहमत हुई। दरअसल मजिस्ट्रेट साहब खसूसी चेकिंग कर रहे हैं, आप जानती हैं हालात कुछ ऐसे हैं। इसने नज़रों ही नज़रों में आसफा को टटोलते हुए कहा। देखिए, मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना है, आप बराह करम इसे जाने दीजिए। मैं खान बहादुर साहब की बेटी हूं। इसने अपने बाप का हवाला देते हुए बज़ाहिर अपने लाशऊर में छुपे खौफ से निजात हासिल करने की सही हासिल की। मैडम, आप जो कोई भी हो, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। हम जनता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुछ कर रहे हैं। यहाँ आतंकवाद फैला हुआ है और जनता की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य यानी फ़र्ज़ है। इसने आसफा को बातों में लगाए रखा। इसी असना में ड्राइवर इंस्पेक्टर मुंगिया के साथ मुंह लटकाए इस तरह आता दिखाई दिया। इसी असना में इसने ड्राइवर को शायद राम कर लिया था। आप उतर जाए मैडम, अफसोस हम आगे नहीं जा सकते, ड्राइवर ने इससे कहा। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? आसफा अब वाकई घबरा गई थी। देखिए, मैंने ये गाड़ी 3 रोज़ पहले अपने एक वाकफ़कार से ख़रीदी है। इस कमबख्त ने मुझे ये नहीं बताया कि गाड़ी तो चोरी की है और कागजात भी 2 नंबर बने हुए हैं। आपको अपनी पड़ी है, मैं गरीब आदमी मारा गया, मेरा क्या बनेगा? इसने आसफा से कदरे चिढ़ते हुए कहा। हमें अफसोस है मैडम, आपको बाहर आ जाना पड़ेगा, ये गाड़ी तो पुलिस स्टेशन जाएगी। इंस्पेक्टर मोंगिया ने इसकी तरफ देखकर अजीब से लहजे में कहा। सर, ये खान बहादुर साहब की साहबजादी है। नौजवान ने इसकी तरफ देखकर आंख दबाते हुए कहा। ओ, वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगी आप? मोंगिया ने अपने असिस्टेंट का इशारा समझकर जाल फेंका और बेचारी आसफा फंस गई। इसने यही समझा कि मजिस्ट्रेट साहब शायद इसके वालिद के जानने वाले हैं। वो आखिर कोई मामूली आदमी नहीं थे, शहर में इनका बड़ा नाम था। आप कहाँ जाएंगी? मोंगिया ने मजिस्ट्रेट का रूप धारे हुए था इससे दरियाफ्त किया। जी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, आसफा ने इनकसारी से कहा। अगर आप मुनासिब समझे तो हमारे साथ आ जाएं। यहाँ से तो टैक्सी मिलना मुश्किल है, अगले चौक पर शायद मिल जाए। अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, हम आपको यूनिवर्सिटी छोड़ आते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है, खान साहब से क्लब में मुलाकात होती रहती है। मेरे पिता कर्नल कुमार के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोंगिया ने चरब जुबानी का मुजाहरा किया। इसी असना में आसफा दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो इस पेशकश पर कुछ मुतज़ब्ज़ब थी, लेकिन इस पेशकश को कबूल करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिर वो कब तक यहाँ किसी सवारी का इंतज़ार करती? इस तरह वो कभी यूनिवर्सिटी बर वक्त नहीं पहुँच सकती थी। मुझे बेहद अफसोस है मैडम कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन एक ज़िम्मेदार ऑफिसर होने के नाते मैं इस टैक्सी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मोंगिया ने आसफा से कहा। फिर इसका जवाब सुने बगैर अपने इसी मातहत से मुखातिब होगा जिसे इसने ड्रामे की इब्तदा के लिए कहा था। इसे ले जाओ और हवालात में बंद कर दो, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। यस सर, नौजवान ने मुअद्दब लहजे में कहा और टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आसफा के देखते ही देखते टैक्सी का इंजन स्टार्ट हुआ और वो दोनों चले गए। आइए, आपको मैं अगले चौक तक छोड़ दूं, मोंगिया ने दोबारा आसफा को मुखातिब किया और इसका जवाब सुने बगैर चलना शुरू कर दिया। गैर इरादी तौर पर आसफा इसके पीछे पीछे चलने लगी। जीप में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। आप आगे तशरीफ़ रखें, मोंगिया ने अगला दरवाज़ा खोलते हुए कहा और आसफा किसी सहरज़दा मामूल की तरह अगली सीट पर बैठ गई। मोंगिया जीप के बैक डोर से इससे पिछली सीट पर बैठ गया। इसने बज़ाहिर यही तासुर दिया था कि वो खान बहादुर साहब की बेटी को बहुत इज्जत दे रहा है।
जीप इसके बैठते ही चल दी। वो कार जवान के साथ साथ आ रही थी और अब इनसे कदरे फासले पर रुक गई थी। ड्राइवर ने बोनेट का ढक्कन उठा रखा था। जैसे ही जीप इनके करीब से गुजरी, इसने बोनेट नीचे गिराया और लपक कर ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब वो जीप के ताक़ुब में जा रहा था। आसफा सहमी सुकड़ी अपनी सीट पर बैठी थी जब अचानक ही इसे अपना दम घुटने का एहसास हुआ। पिछली सीट पर बैठे मूंगिया ने इसके मुंह पर अचानक ही एक रुमाल रखकर इसका मुंह सख्ती से इस तरह दबाया था कि वो जुम्बश करने के लायक ही नहीं रही थी। ये रुमाल शायद क्लोरोफार्म में भीगा हुआ था। आसफा को बमुश्किल चंद सांस लेने की मोहलत ही मिली थी जब इसकी गर्दन ढलक गई। वो बेहोश हो चुकी थी। आसफा की आंख एक आरामदेह बिस्तर पर खुली थी। इसने बेदार होते ही बड़ी हैरत और परेशानी से अपने चारों तरफ देखा और अंदाज़ा लगा लिया कि इसे किसी फ्लैट के कमरे में रखा गया है। खौफ और गुस्से के मिले जुले जज्बात से वो उठकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ बढ़ी जो बाहर से बंद था। बहुत जोर लगाकर इसने जब खिड़की खोली तो सहम कर पीछे हट गई। वो 10 मंजिला इमारत की शायद आखिरी मंजिल पर बंद थी। जैसे ही वो वापस पलटी, दरवाज़ा खुला और इससे मूंगिया और 2 लड़कियां अंदर आ गई। हरामजादे! आसफा की नज़र जैसे ही इसकी मनहूस शक्ल पर पड़ी, इसका पारा खोलने लगा। अपनी दानिश में तो वो मूंगिया पर हमलावर होने के लिए इस तरह बड़ी थी, लेकिन अचानक ही आने वाली लड़कियों में से एक ने घूमकर इसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि आसफा के गाल पर 5 उंगलियों के निशान सबत हो गए और वो तिल मिलाकर दोबारा पलंग पर जा गिरी। इसे अपने गाल पर अंगारे दहकने का एहसास हुआ था। गुस्से, बेइज्जती और खौफ के मिले जुले एहसासात के साथ वो दोबारा उठकर खड़ी हो गई तो दूसरे गाल पर यही अमल दूसरी लड़की ने दोहराया। अब उन्होंने इसे उठने की मोहलत भी नहीं दी थी। दोनों तरबियत याफ्ता और शायद इंतहाई अजियत पसंद लड़कियां थीं। उन्होंने पलंग पर गिरी आसफा को इस तरह जकड़ लिया कि इसे अपने बदन की हड्डियां टूटती महसूस होने लगी। खौफ और दर्द की अजियत से इसकी चीखें निकल रही थीं और वो दोनों इससे लुत्फ़ अंदोज़ होती दिखाई दे रही थीं। मूंगिया के इशारे पर उन्होंने अब आसफा को छोड़ दिया था और इसकी तरफ ऐसी नज़रों से दिख रही थी जैसे इशारा मिलते ही इसे कच्चा चबा जाएंगी। आमिर कहाँ है? मूंगिया ने दर्द से बेहाल और खौफ से सिमटी हुई आसफा से पूछा। मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी शायद तुम्हारी यादाश्त काम नहीं कर रही। ये दोनों तुम्हारी यादाश्त अभी ठीक किए देती हैं। मूंगिया के मुंह से ये अल्फाज अदा होते ही दोनों खूनी भेड़ियों की तरह दोबारा इस पर झपट पड़ी। पलक झपकने में उन्होंने आसफा के जिस्म के तमाम कपड़े तार तार कर डाले और इसके नाजुक अज़ा पर इस बेरहमी से ज़रबात लगाई थी कि इसका रंग नीला पड़ने लगा था। दोनों शायद जानवरों की किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि आसफा की चीखों और सिसकियों के साथ इनके कहकहे बुलंद होते जा रहे थे। मूंगिया के इशारे पर उन्होंने फिर इसे छोड़ दिया और एक तरफ हट कर खड़ी हो गई। अभी तुम्हें औरतें मार रही थी, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ। इस दरमियान अगर तुम्हें याद आ जाए कि आमिर कहाँ है तो ठीक, वरना कम से कम 10 आदमी तुम्हारी आबरू रेजी करेंगे और इस दौरान अगर तुम्हें याद आ भी गया तो तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी तुम्हें माफ़ करना पसंद नहीं करेगा। अब ये फैसला तुम खुद कर लो कि तुम्हें क्या करना है। कागज़ कलम मौजूद है, इस पर इनके तमाम मुमकिन ठिकाने लिख दो। मूंगिया ने बड़े सफाक लहजे में इसे मुखातिब किया और वापस चल दिया। अचानक ही इसकी हमराही दोनों लड़कियां जख्म खोरदा और दर्द से बेहाल आसफा के मुंह के नज़दीक अपने हाथों की उंगलियों और लंबे नाखून इस तरह हिलाने शुरू किए जैसे इसका चेहरा नोचने जा रही हों। आसफा ने हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों ने तरह तरह के कहकहे लगाए और अपने खूनी दांतों से इसके गाल काट कर इस तरह कहकहे लगाती बाहर चली गईं। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने एक मरतबा फिर अपने खूनी चेहरे बिगाड़ कर आसफा को चीखे मारने पर मजबूर कर दिया था और फिर ठक की आवाज़ से दरवाज़ा लॉक करके बाहर चली गईं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।